जब फूशिंग ने पूछा शानबाओ से उसका उसकी बीवी बने रहने का इरादा कब तक का है, तो शानबाओ के पास कोई सटीक जवाब नहीं होता। उसका कहना है कि जब दोनों एक साथ खुश हैं, तो क्या फर्क पड़ता है ये रिश्ता कितने दिनों तक चले। फूशिंग को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो एक ऐसा लड़का है जो इस तरह के रिश्ते को हल्के में नहीं लेता। सो वो शानबाओ को अपने कमरे से जाने के लिए बोल देता है। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम पे जोर तो नहीं दे सकती, वैसे भी ये शिनफांग है, आस पास वेन बाइनशेंग सब है, कोई तो मुझे अपने कमरे में पनाह दे ही देगा। फूशिंग शानबाओ को किसी के कमरे में कैसे जाने देता। उसने उसे गोद में उठाया और बिस्तर में लेटा दिया, चादर उड़ाकर चुपचाप सोने के लिए बोला और कहा कि जब तक वो सही से जवाब नहीं देती वो दोनों पति पत्नी नहीं बन सकते। सुबह सवेरे एक नौकर आया शानबाओ के चेम्बर और वहाँ दिंगचेन को मरा हुआ पाया। उधर बाइनशेंग को वेन ने बाहर की तरफ से आता देखा। उसने बताया उसे रात में नींद नहीं आ रही थी तो बागीचे में टहलने चला गया और पाइन ट्री के पास कब आंख लगी पता नहीं चला। तभी यान भी कमरे से निकला। तीनों हैरान हो गए शानबाओ को फूशिंग के चेम्बर से बाहर आता देखकर। इसी बीच यान के नौकर ने आकर खबरें दी, दिंगचेंग मर गया। मैडम रोंग सारी लड़कियों को बुलाती है। यूनियन सारा इल्जाम शानबाओ पे देती है कि दिंगचेंग को वर उसी ने चुना। यांग और रोंग परिवार के कारोबारी ताल्लुकात हैं, उसे तो कम से कम इसका लिहाज करना चाहिए था। वो अपने चुने गए वर को ही कैसे अकेले ब्राइडल चेम्बर में छोड़ सकती है। शानबाओ के पक्ष में शेन बोलने लगी, दिंगचेन ने अपने आप बिना बड़ों के रजामंदी के शादी तय कर ली। उसके अंदर जरा तमीज नहीं थी। वो जब से यहाँ आया था परेशानियां खड़ी करता था। हो सकता है उसने अपने लिए कई दुश्मन बना लिए हो। युनशी बोल उठी, जो भी हो वो मरा तो हमारे निवास में है। यांग परिवार इस मामले को ऐसे जाने तो नहीं देने वाले। मैडम रोंग ने भी बोला कि इसमें शानबाओ की ही गलती है। जब उन्होंने उसके लिए यान जैसा सुशील लड़का ढूंढा तो उसे क्या जरूरत थी दिंगचेन को चुनने की। तभी यान आकर बताती है बाहर यांग परिवार से कुछ लोग आए हैं। शानबाओ खुद उन्हें देखने जाती है। वहाँ दिंगचेन के अंकल और उसका कजन ईतांग होते हैं जो दिखने में हूबहू दिंगचेन जैसा लगता है। उसके पिता ने बताया दरअसल दिंगचेन और ईतांग जुड़वा भाई है, पर ईतांग को उन्होंने अपने घराने में अडॉप्ट कर लिया था। उन्होंने अपने साथ मैजिस्ट्रेट लांग को भी लाया है जो यहाँ दिंगचेन के कत्ले की जांच करने आया है। ये कोई और नहीं जियांग लाई का डिप्यूटी है जो अब मैजिस्ट्रेट बन गया। फूशिंग ब्राइडल चेम्बर की तलाशी कर रहा होता है। वहाँ उसे जूते के निशान मिलते हैं जो आधे होते हैं। बाहर से सबके आने की आहट सुनते ही वो पीछे की खिड़की से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नजर लांग पे जाती है और उसकी धुंधली यादों में हलचल होने लगती है। इससे पहले कि वो किसी को दिख जाए फूशिंग वहाँ से भाग गया। लांग ने बॉडी और घर की जांच करवाई। वहाँ से फुटप्रिंट उठाए गए। लांग ने कहा जब वो यहाँ आ ही गया है तो क्यों ना मैडम रोंग से मुलाकात कर ले। तो शानबाओ उसे मेन हॉल ले गई। जब कमरे से सारे क्रोनर्स चले गए तभी तांग ने अपना असली रंग दिखाया। वो दिंगचेन से नफरत करता था क्योंकि वो उससे 15 मिनट का छोटा था। इस वजह से उसे वो अहमियत और रुतबा कभी नहीं मिला जो दिंगचेन के हाथ आया। वो उससे बहुत जलता था, इसलिए उसकी मौत ने उसे बेहद खुश कर दिया। जब शिनफांग पेविलियन में फूशिंग लौटा तो उसे यान के नौकर ने घबराया हुआ पाया। उसने कहा जरूर दिंगचेन को नुकसान पहुँचाने वाला यही है। यहाँ फूशिंग कमरे में आते ही जूते की चित्र बनाने लगा। तभी शानबाओ आई, उसके माथे के पसीने पोंछने लगी। फूशिंग ने बताया लांग उसे जाना पहचाना लग रहा है पर उसे याद नहीं आ रहा। शानबाओ ने बताया लांग को मैजिस्ट्रेट के ओहदे पे प्रमोट करने में शू सॉन्ग ने मदद की। यहाँ वो पहले भी आया था पर रोंग परिवार ने उसे वापस लौटा दिया और अब इस कत्ले के बहाने से वो आखिरकार यहाँ तक पहुँच ही आया और मैडम रोंग से मिलने चोंगशी भी चला गया। तभी उसकी नजर फूशिंग के बनाए चित्र पे गई। फूशिंग ने बताया इस जूते के सोल जिस डिजाइन के हैं मालूम पड़ता है ये कोई औरत है। तभी नौकरानी आकर बताती है लांग सभी बहनों और बाहर से आए वरों को बुला रहा है पूछताछ के लिए। जाने से पहले शानबाओ फूशिंग को आगाह करती है यहाँ कुछ वक्त तक जांच के सिलसिले में कांस्टेबल आते रहेंगे और उसकी पहचान के बारे में अब तक उसे पता नहीं कौन उसका दुश्मन है कौन नहीं। वो इस बात से अनजान है, इसीलिए उसे छुपे रहने को कहा। बाहर उसने अपनी अटेंडेंट से पूछा क्या उसे दिंगचेन के हाथ में वो ब्रेसलेट नहीं मिला। उसने बताया जैसे ही उसे सुबह में उसके मौत की खबर मिली वैसे ही वो गई उस ब्रेसलेट को तलाश करने पर वो कहीं नहीं मिला। यहाँ वर लांग के बुलाने पे
मेन हॉल जा रहे थे, तभी यान का नौकर बोल उठा, जो मुजरिम है वो छुपकर आराम से बैठा है और जो बेकसूर है उनकी सुनवाई हो रही है। यान ने फौरन से उसकी जबान बंद की और कहा फुशेंग के बारे में ऐसी बातें ना करने, लेकिन उसका नाम सुनते ही वेन के होश उड़ गए। चौंगशी हॉल में सभी इकट्ठा हुए। वेन बस इतांग को घूरे जा रहा था और अपने साइड आई से जज कर रहा था। वहीं यान को इतांग दिंगचेन से काफी अलग लगता है। तभी लांग उठा और लड़कियों से पूछने लगा वो इस हादसे के वक्त कहाँ थी और उनकी गवाही कौन दे सकता है। तभी शेन उठी, उस पे गुस्सा किया कि उसे यहाँ कातिल को ढूंढने के लिए बुलाया गया है और ये मासूमों को मुलजिम बना रहा है। इतनी रात में वो अपने कमरे में नहीं होगी तो भला कहाँ होगी, और अब इसके लिए वो गवाह कहाँ से लाए। और वैसे भी उसे दिंगचेन को मार के भला क्या मिलेगा, उसने तो आज तक उससे बातचीत भी नहीं की थी। शेन के ऐसे अंदाज से तो लांग के पसीने छूटने लगे। शेन ने इस तरफ भी इशारा किया कि दिंगचेन ही शानबाओ के चेम्बर में जबरदस्ती घुसा हुआ था। पूछताछ तो यांग परिवार से होनी चाहिए। लांग ने बोला उसने पूछा था उनके नौकरों से। उनसे जानने को मिला कि जब दिंगचेन को बताया गया शानबाओ अब तक नहीं आई तो वो गुस्से में आग बगोला हो गया। इंटोग्रेशन के दौरान यूनिन ने युनशो को घबराया हुआ देखा। तभी युनशी बोल उठी कि उन्हें इस पूछताछ में शांति से लांग के सवालों का जवाब देना चाहिए, वरना लोगों की नजर में तो वो बेगुनाह होकर भी गुनहगार लगेंगे। उसने बताया कि वो अपनी कुछ खास सहेलियों के साथ अपने टी हाउस में टी पार्टी कर रही थी, जो रात भर चली। इस बात की गवाही शहर के बहुत से लोग दे सकते हैं। यूने ने बोला वो यूनिन के साथ फूल देख रही थी। शेन ने बताया वो और युनशु टेम्पल गए थे और फिर वापस आकर अपने अपने कमरे में सो गए। तभी यूनिन की कैंची जैसी जबान चली कि सबसे पहले पूछताछ तो दिंगचेन की मंगेतर से होनी चाहिए जिसके कमरे में वो मरा। वेन ने अपने नौकर को इशारा करा और वो फुशेंग के पास आया और कहा शानबाओ से कड़ी पूछताछ हो रही है। यांग परिवार इस मामले को आसानी से जाने नहीं देंगे। जुनदाई उसे भगा कर फुशेंग को याद दिलाता है शानबाओ की बात कि उसे किसी भी हाल में सबके सामने नहीं जाना है, पर वो चुप कैसे बैठा रहता। वो फौरन से अपने कमरे से बाहर आया। यहाँ दिंगचेन के अंकल शानबाओ से सवाल करने लगे ब्राइडल चेम्बर में उनका भतीजा ही क्यों अकेले था, वो कहाँ थी। वेन ने शानबाओ के पक्ष में कहा दिंगचेन ने जबरदस्ती शादी रचाने की कोशिश की बिना बड़े बुजुर्ग की इजाजत के। तभी वो बात घुमाकर बाई इंशेंग पे आ गया और पूछने लगा वो रात भर आखिर था कहाँ। उसके जूते पे कीचड़ और बालों में फूल की पंखुड़ियाँ, वो बागीचे में कर क्या रहा था। उसने बोला उस जैसा कमजोर शास्त्री आखिर किसी का खून कैसे कर सकता है, लेकिन उस पे सवालों के बौछार चारों तरफ से होते रहे। तब युनशु ने मुंह खोला, रात भर वो उसके साथ था। बागीचे में बैठे दोनों सितारे देखते हुए बातें कर रहे थे। ये सुनते ही उसका मंगेतर है ही उस पे भड़क उठा, उस पे सबके सामने थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा, पर बीच में शानबाओ आई और कहा रोंग परिवार की किसी भी औरत पे हाथ उठाना उसके लिए भारी पड़ सकता है। तभी युनशु ने बताया हेशिंग खुद भी तो युनशी के टी पार्टी में मेहमान था, उसे ये सब की इजाजत है, पर वो करे तो गलत। तभी युनशी शानबाओ से कहने लगी ये सारे मामलात तो बाद में भी चलते रहेंगे, पहले वो बताए पिछली रात वो कहाँ थी। शानबाओ ने बोला उसे यांग जरा पसंद नहीं था, इसलिए वो उसके साथ शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए कहीं और रुक गई। यूनिन ने पूछा किसके कमरे में किसके साथ उसने रात बिताई। युनशी तो कहने लगी हो सकता है शानबाओ के प्रेमी ने ही दिंगचेन का खून किया हो। तभी यान आगे बढ़कर इल्जाम अपने सर लेने जाता है कि शानबाओ उसके साथ थी, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले फुशेंग आया और कहा कि शानबाओ उसके साथ थी। तभी लांग उसे गौर से देखने लगा बड़े ही हैरानी के साथ, पर उसने उसका सच सामने नहीं लाया। फुशिंग ने कहा कल शानबाओ को वो बाजार ले गया था। उसके बाद दोनों ने बोटिंग की। वहाँ उसने एक चित्र बनाया जो शानबाओ को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कहा उसे दोबारा बनाने, और यही सब में सुबह हो गई। फुशिंग ने इशारे में कहा कि कोई दिंगचेन की मौत का इल्जाम शानबाओ पे लगाकर उसे बदनाम करना चाहता है ताकि रोंग फैमिली के प्रॉपर्टी का वारिस वो बन सके। उसने तो शक की सुइयां सब पे डाल दी कि जो घर से बाहर था वो वापस लौट कर भी तो दिंगचेन को मार सकता है, क्योंकि बॉडी तो सुबह में मिली और जो एक दूसरे की गवाही दे रहे हैं वो मिले हुए भी तो हो सकते हैं, और सभी नौकर भी रोंग परिवार के, तो गवाह पे इतनी आसानी से भरोसा कैसे किया जा सकता है। तभी चेंग आया काउंटी ऑफिस के पेंटर का बनाया फुटप्रिंट लेकर, जो मिला तो आधा था पर उन्होंने अपने कला से इसे पूरा बना दिया। लांग ने सभी लेडीज से पूछा ये जूते किसके हैं। युनशी ने कहा हर साल जूते तैयार करने के लिए उनके घर पे सबके नाप लिए जाते हैं, वो इस वाले नाप को रिकॉर्ड्स में चेक कर सकते हैं। लांग ने बोला सिर्फ रोंग लेडीज का नहीं बल्कि नौकरानियों के जूते के नाप भी लिए जाएंगे। फिर वो फुशिंग को अकेले पूछताछ के लिए अंदर ले गया और उसे पकड़कर बताने लगा मैंशन में आए सभी आदमी उसके भरोसे के हैं, तो उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो खुश है कि फाइनली उसने उसे ढूंढ लिया।
उसने बताया ये सब फुशिंग का प्लान था, खुद को चारा बनाकर शानबाओ की सहानुभूति पाने का। और प्लान के मुताबिक उसने भी अपने आदमियों को वुक्यू की वादी भेजा था। उन्होंने 7 दिनों तक इंतजार किया लेकिन उसका पता नहीं चला, इसलिए उसने रॉन्ग मैंशन का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पर उसके आसपास हर वक्त कोई रहता ही था, इसलिए वो पैगाम भी भेज न सका। उसे याद आया वे केजियान की बीवी की मौत का केस वो सॉल्व कर रहा था, लेकिन रॉन्ग फैमिली बहुत ही पावरफुल है और लेडी रॉन्ग से मिलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। शू सॉन्ग भी उसके रास्ते पे कांटा बिछा रहा था। चिंग यून हमेशा उसकी बातें सुना करता, सो उसे अंदाजा था उसके बुरे इरादे का, इसलिए उसने प्लान बनाया रिस्क लेने का और खुद को चारा बनाकर रॉन्ग परिवार में घुसने और सबूत इकट्ठा करने का। और उसी के कहने पे लांग सुशोंग से जा मिला ताकि वहाँ से भी वो सबूत तलाश कर सके। तो हाँ, वो जानकर उनकी जाल में फंसा, जानकर पहाड़ से गिरा, ठीक उसी जगह जहाँ से शानबाओ की पालकी गुजरती है। पर याददाश्त खोना उसके प्लान में शामिल था ही नहीं। उसकी यादें सच में मिट गई थी सर पे चोट लगने से। लांग बताने लगा कैसे उसने शू के सामने जियांगलाई की बुराई की और वो उसके नाटक में आ गए। उसे अपना आदमी मानकर उन्होंने लांग को प्रमोट कर दिया और यहाँ वो खुद इस केस को नजदीकी से जांच कर रहा है। जियांगलाई सोचता है शायद वो कुछ ज्यादा ही अभिमानी था, इसीलिए ऊपर वाले ने उसके साथ ऐसा खेल खेला और उसे उसके ही बुने जाल में फंसा दिया। यहाँ यूनिन यूनशी से कहती है उसने चित्र वाले जूते के डिजाइन पहले भी कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा। यहाँ युनवान को एक डरावना ख्वाब आता है। शानबाओ उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कराती है। बाहर आती है तो सर्वेंट बताती है पिछली रात युनवान मिस लियांग के लिए रो रही थी। बड़ी मुश्किल से शांत हुई पर जब उसकी आंख लगी तब युनवान गायब हो गई। तो शानबाओ ने युनवान की जिम्मेदारी किसी दूसरी नौकरानी को दे दी। जब शानबाओ अपने कमरे में होती है तब उसकी अटेंडेंट कहती है कि उसने जूते जला दिए इसलिए उसे कोई ढूंढ नहीं सकेगा। शानबाओ को लगता है युनवान लियांग को तलाश करने में दिंगचेन की तरफ चली गई होगी, पर उसे समझ नहीं आ रहा कातिल ने दिंगचेन को मारने के लिए शादी की रात ही क्यों चुनी। उसने अपनी अटेंडेंट को बाहर नजर रखने भेजा और अंदर एक खुफिया दरवाजा खोला जो तहखाने की ओर जाता है। वहाँ पे हम मिस लियांग को देखते हैं। शानबाओ उन्हें बताती है उनके भाई आए हैं, वो चाहे तो उनसे मिल सकती हैं, पर उन्होंने शानबाओ के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाया कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, वो उसे बाहर ना निकलने दे। फिर हम देखते हैं उनके पीठ पे कुछ निशान। दरअसल ये वे की जियान की पत्नी है जिसकी माँ उन पे जुल्म करती और अपने बेटे को भी उसे मारने पीटने के लिए उकसाती। क्योंकि लियांग उनकी अफेयर का राज जान गई थी, वे के जियान ये सब दिल से नहीं करते। वो हमेशा अपनी पत्नी को मारने के बाद अपनी माँ की नजर से बचकर उनके जख्मों पे मरहम लगाते और माफी मांगते और बताते वो मजबूर हैं, वो अपनी माँ को मना नहीं कर सकते। लियांग के परिवार वाले भी कम कठोर नहीं थे। जब उन्होंने अपनी बेटी की कहानी सुनी तो कहा यह उसकी बदकिस्मती है जो उसे झेलनी होगी, इसमें वो कुछ कर नहीं सकते। उनकी जान शानबाओ की माँ ने ही बचाई जो उनकी दोस्त थी, पर अब वो जिंदा नहीं है तो उनकी आखिरी उम्मीद शानबाओ है। वो रहम की भीख मांगती है। जैसे ही शानबाओ अपने चेम्बर से बाहर आई उसे खबर मिली फुशेंग को लांग ने पूछताछ के लिए पकड़ लिया। वो दौड़ते भागते हुए उसके कमरे में आई और पूछा लांग ने उसे ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना, और वो उससे क्या सवाल करके गया है। जियांगलाई जो जाने अनजाने शानबाओ से प्यार कर बैठा उसे सच नहीं बताता, बस इतना कहता है कि लांग उससे दिंगचेन का बाकी वरों से कैसा ताल्लुकात था यही पूछने आया था। पर शानबाओ सतर्क रहने के लिए अपनी नौकरों से कहती है लांग और उसके कर्मचारी के साथ साथ फुशेंग पे भी कड़ी नजर रखने। एक रोज फुशेंग को हम जुनताई के साथ रॉन्ग फैमिली के कुछ काम से बाहर देखते हैं, तभी उसके सामने कुछ बदमाश आकर कहते हैं उनके पैसे वापस करने जो 1 साल पहले उसने जिशियांग जुए खाने से कर्ज लिए थे। फुशेंग को ऐसा कुछ भी याद नहीं। जुनताई भी लोन के कागजात मांगता है पर वो बदमाश उसे ही मार के गिरा देते हैं और अपने साथ फुशेंग को उठा ले जाते हैं, पर वो चुप नहीं रहता। वो उन्हें मजा चखाता है और उनकी अच्छे से धुलाई करता है, पर वो लोग उसे एक नेट में फंसा देते हैं और उसे जियांगलाई बोलकर मारने लगते हैं। तभी जुनताई रॉन्ग फैमिली के गार्ड्स के साथ पहुंचता है और फुशेंग को बचा लेता है। मैंशन में उसके लड़ाई में आए चोट की मरहम पट्टी होती है। तभी शानबाओ आती है और नौकरों को बाहर भेजाकर फुशेंग को बताती है कि ये सब उसकी ही गलती है। वो बहुत पहले से जानती है वो इंपीरियल इंस्पेक्टर जियांगलाई है जिस पे किसी ने हमला किया था और वो उसके पालकी के सामने आ गिरा। उसे डर था कि शायद वो उसके साथ कोई खेल खेल रहा है, इसलिए वो चुप थी। लेकिन अब जब उसे समझ आ रहा है वाकई उसे कुछ याद नहीं, तो उसे सब सच बता रही है। पर उसे लांग पे शक है कि उसने नाम और रुतबा को चुना और उसे धोखा देकर शू से जा मिला
और उसकी मौत की घोषणा पूरे राज्य में कर दी। पर फूशेंग को अपनी नजरों के सामने देखकर भी चुप रहा और अकेले में उससे पूछताछ किया ये जानने के लिए क्या वाकई उसकी याददाश्त खो गई है और आज उस पे हमला करवाया। शानबाओ ने बताया उसने जिंगशियान जुए खाने में पता करवाया पर उसे उन बदमाशों का कोई पता नहीं लगा। पर जो चीजें लांग ने उसे बताए फूशेंग समझ नहीं पा रहा था क्या सच है और क्या झूठ। उसे बहुत सी बातें याद है पर बहुत सी नहीं। शानबाओ ने कहा अब से उसे घबराने की जरूरत नहीं, जब तक वो इस परिवार का हिस्सा है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकेगा। उसने उसके गालों को चुमकर अपने प्रेम का इजहार किया। फूशेंग ने भी उसके माथे को चुमकर बताया वो भी उससे प्यार करता है। देन हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब लांग फूशेंग को अपने साथ ले जा रहा था क्योंकि उसे डर है जब शेंग रोंग परिवार से ना होकर इतनी खतरनाक हो सकती है तो फिर शानबाओ से चालाकी कोई कैसे कर सकता है। फूशेंग कभी न कभी पकड़ा जा सकता है। पर उसने बोला कि उसके पास भी अपने तरीके हैं। ये बात से हमें समझ आता है कि शायद उसने ही अपने आप पे हमला करवाया था ताकि शानबाओ को शक न हो कि वो लांग से मिला हुआ है। यहाँ चियान कोर्टयार्ड की सभी नौकरानियों के जूते के नाप लिए जाते हैं। शानबाओ टी प्लांटेशन देखने के लिए निकली और पीछे शिव को यहाँ पे नजर रखने को बोल गई। यूनशी की नौकरानी घर में हो रहे जांच की ताज़ा खबर दे रही होती है। इसी बीच यूनिन ने बताया कि उसे याद आ गया है वो जूते उसने कहाँ देखे थे। असल में वो तो युनवान के जूते हैं। वो तो सीधे दादी को ये बताने जा रही होती है पर यूनशी बहला फुसलाकर रोक देती है और चुपचाप तमाशा देखने का इंतजार करने को कहती है। ये सारी बातें हेई सुन रहा था। जैसे ही यूनिन यूनशी के कमरे से निकली वो अंदर आया। उनकी बातों से पता चला उस रात हेई पार्टी से बहुत पहले निकल गया था। हेई ने बताया टी का पहला बैच हार्वेस्ट हुआ था। उसके परिवार का टी शॉप पास ही में था इसलिए वो चला गया। वैसे दोनों ने हाथ इसलिए मिलाया क्योंकि दोनों ही शानबाओ को नीचे गिराना चाहते हैं और इसी सिलसिले में वो कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। यूनशी की अटेंडेंट शानबाओ की नौकरानी मांजू को चने के झाड़ में चढ़ाती नजर आती है। क्योंकि आजकल शानबाओ युनवान को लेकर किए गए लापरवाही की वजह से उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए है तो उन्होंने सोचा क्यों न इसी का फायदा उठाया जाए। वो उसे यूनशी और यूने के पास ले आती है जो उसे डराने के लिए कहती है कि उसने शानबाओ के नए साल के तोहफों से जितने तोहफे चुराए उन सब का अनुमान है उन्हें। वो अगर चाहती है ये बात शानबाओ तक ना पहुँचे तो उनका दिया एक काम कर दे। यहाँ यूनशु की नौकरानी आई बताने के उसने उसके कहने पे बाइन शिंग को संदेश पहुंचा दिया। शेन की नजर उसकी हेयर क्लिप पे पड़ती है जो उसे काफी पसंद आती है। उसने बताया यूनशी के कोर्टयार्ड की कोई नौकरानी उसे जबरदस्ती ये दिलाने ले गई थी जब सामान बेचने वाला दरवाजे पे आया था। ये सुनकर यूनशु अचानक से चिंतित हो गई और अपनी नौकरानी के साथ निकल गई। वहीं फूशेंग जुंदाई के साथ मिलकर रोंग परिवार के अकाउंट बुक्स की जांच कर रहा होता है। तभी उसकी नजर बाइन शेंग पे पड़ती है जिसे हेई का नौकर ले जा रहा था। फूशेंग को कुछ गड़बड़ लगा क्योंकि हेई और बाई दोनों एक दूसरे को जरा पसंद नहीं करते तो वो भला एक दूसरे से मिल मिलाप क्यों करे। इसलिए उसने जुंदाई को माजरा पता करने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद उसने आकर बताया हेई ने बाइन शेंग को वाइन और खाने की दावत पे बुलाया है। हेई उससे सुलह करने के बहाने से उसे जाम पे जाम पिला रहा होता है और कहता है कि वो उसके और युनशु की शादी को सहमति दे रहा है। उसे उनके रिश्ते से जरा आपत्ति नहीं है। बाइन शेंग ने बताया अभी उसे युनशु से मिलने जाना है पर हेई उसे पहले कुछ और ग्लास वाइन पीने को कहता है। यहाँ शिव युनवान को संभालने में लगी थी पर उसे तो सिर्फ मिस लियांग चाहिए। तभी मांजू आई। उसने शिव से बोला दो नौकरानियां बावर्ची खाने में लड़ाई कर रही है, उससे तो वो संभल नहीं रही तो क्या एक बार वही चलकर माजरा देख ले। शानबाओ के लौटने का वक्त हो रहा था इसलिए ये झगड़ा बंद करने के लिए वो चली गई। पीछे उस पे युनवान की जिम्मेदारी छोड़कर युनवान को अकेले पाकर उसने उससे कहा कि वो उसे लियांग से मिलाएगी। यहाँ बाइन शेंग नशे में पूरा लुढ़क चुका होता है और हेई उस पे शराब उंडेल देता है। बाहर मांजू भी युनवान को लेकर आई होती है। उसे आंगन की तरफ इशारा करके कहती है लियांग यही कहीं लुका छुपी खेल रही है। फिर वो उसे आगे करके गायब हो जाती है। युनवान को तभी किनारे में कोई नजर आता है। उसे लगता है लियांग है। वो पास आती है पर तभी बाई का लिबास पहना हेई उसे दबोच कर पानी में डुबोने लगता है। थोड़ी देर में वो हरकत करना बंद कर देती है। तभी नौकरानियों की आवाज सुनकर हेई वहाँ से भाग जाता है। दो नौकर जाते हुए उसकी झलक देख लेते हैं। खबर मैडम रोंग तक जाती है कि युनवान गुजर गई। इसके बाद पूरे निवास में हलचल होने लगती है। फूशेंग को अंदेशा हो गया था कि हेई कोई चाल चलने वाला है इसलिए वो बाइन शेंग को उठाने आता है। उस पे पानी तक उंडेलता है लेकिन वो होश में आता ही नहीं। जुंदाई आकर उसे बताता है मैडम रोंग और बाकी लोग बागीचे में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ युनशी झूठी हमदर्दी दिखाने में लगी थी कि उसे तो ये खबरें सुनकर सदमा हुआ। शानबा युनवान के बॉडी को पकड़कर रो रही होती है।
शू ने बताया शायद युनवान मिस लियांग को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई, जहाँ वो उनके साथ लुका छुपी खेला करती। जब वो सब नौकरानियां यहाँ आई तब उन्होंने उसे बड़े से गमले में डुबा पाया। तभी यूनिन जिसे देखकर आज तक ऐसा लगा जैसे वो युनवान की दुश्मन हो। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था इतनी मासूम लड़की कैसे मर सकती है। वो उसकी लाश को कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ती है, पर सबने उसे पीछे किया और युनवान की बॉडी को ले जाया गया। तभी यूने बोलने लगी, अगर उसे पता होता युनवान का अंजाम शानबाओ की देखरेख में ऐसा होगा तो वो उसे अपने साथ रखती। शेन ने फिर से शानबाओ का पक्ष लिया और कहा, इसमें गलती नौकरानियों की है, शानबाओ की नहीं। वो तो यहाँ थी भी नहीं। युनशी ने पूछा, आज युनवान की देखभाल कौन कर रही थी? शिव ने घुटने टेक कर कहा, आज वो ड्यूटी पे थी। ऐसी गलती की जो भी सजा उसे दी जाएगी वो मंजूर होगी। मैडम रोंग ने पहरेदारों से पूछताछ किया। उन्होंने बताया उनकी नजर एक शख्स पे पड़ी थी जिसने शास्त्री जैसे कपड़े पहने थे। वो बड़ी तेजी से भाग रहा था। उनके हिसाब से ये बाइन शिंग है। तभी फूशिंग आ पहुंचा और शानबाओ को सच बताने लगा, पर उसने उसे रोकने के लिए उसे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैडम रोंग के हुक्म से बाई इंशिंग को सामने लाया गया और उसे सीधे सीधे दोषी ठहरा दिया गया।